हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनजीओ पायलट में स्वागत है। हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 ख़त्म हो चुका है और हमें इस साल की बैलेंस शीट को फाइल करना है 30 सितंबर से पहले। तो मैं आज आपके उस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे एस्पेक्ट शेयर करना चाहता हूं जो कि नॉर्मली एक हम कोई बिजनेस का P&L बनाते हैं और एनजीओ का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, तो वो ऑल टुगेदर क्या क्या चीज़ें डिफरेंट होती हैं, या आपको जो आप जिससे भी फाइनेंशियल बनवा रहे हैं उनको आपसे ये चीज़ें पूछनी चाहिए कि आपने इसका ट्रीटमेंट क्या किया है। अदरवाइज बेसिकली वो तो बना देंगे बट आपको परेशानी कल को आप ही को होगी। तो एनजीओ की फाइनेंशियल्स बनाना थोड़ा यूनिक होता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर बिजनेस P&Ls बनाने के। तो जैसे कि हम बात करेंगे कि सबसे पहले एनजीओ के अंदर एक्सपेंडिचर की जो डिडक्शन मिलती है वो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की भी मिलती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी मिलती है। नॉर्मली जब आप कोई बिजनेस की बैलेंस शीट बना रहे होते हैं एनजीओ की ना बनाकर, उसके अंदर कभी आपको कैपेक्स आपका यूटिलाइजेशन का पार्ट नहीं बनता है, बट एनजीओ के अंदर आपको यूटिलाइजेशन मिलता है। तो बेसिकली जो एनजीओ का रूल होता है कि आपको जितनी भी डोनेशन आई है, जितना भी टोटल रिसिप्ट आया है, उसका 85% आपको खर्च करना होता है। उसमें आपको कैपेक्स भी इंक्लूड कर देखना होता है कि आपका वो 85% बैठता है या नहीं बैठता है। तो ये एक बेनिफिट है। वहीं अगर डीमेरिट की बात करें तो एक दूसरा डीमेरिट क्या है कि आपको जो डिडक्शन मिलती है वो पेड बेसिस पे मिलती है। मतलब आइदर कि आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 85% कैलकुलेट कर रहे हैं या कैपेक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दोनों को मिलाकर जिस भी खर्चे की पेमेंट आपकी हो गई है, केवल वो ही खर्चा उसमें अलाउ होगा। अदरवाइज आपको दूसरे खर्चों की डिडक्शन नहीं मिल पाएगी जो आपने पेड करने रह गए थे, जो आपके 31 मार्च 2023 को संडे के आइटर्स के रूप में, एक्सपेंस पेबिल के रूप में खड़े हुए थे, वो आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाली है उस साल के लिए। तीसरी अगर आप बात करेंगे तो इसमें आ जाता है तीसरा, जो आपने लोन अगर अपने व्यक्तिगत तौर पर एनजीओ को लोन दिया है और उससे कोई खर्चा किया है, तो वो भी आपको उस साल में खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलती है अगर वो यूटिलाइजेशन लोन की फॉर्म में यूटिलाइजेशन लोन के पैसे से हुआ है। तो खर्चे का वो आपको डिडक्शन उस दिन मिलेगी जिस दिन आप लोन को रीपे कर देंगे। तो बेसिकली तब तक वो कैरी फॉरवर्ड रहेगा, खड़ा रहेगा। चौथी चीज, जो आपने कॉर्पस यूज कर लिया, मानो सभी लोग अपने एनजीओस को चलाने के लिए फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए समहाउ कॉर्पस रखते हैं, या ड्यूरिंग द ईयर जो उन्होंने कॉर्पस लिया होगा, जिसका उन्होंने एफडी बना रखा होगा या बैंक अकाउंट में रखा होगा, तो उसको अगर उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर यूज किया है फॉर द पर्पज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उसको बेसिकली आपका खर्चा वो तब तक अलाउ नहीं होगा जब तक वो आपने जो एफडी बना रखी थी या रेवेन्यू बैंक अकाउंट में वो पैसा उतना इंसर्ट नहीं हो जाता। मतलब वट एवर द कॉर्पस यू हैव यूटिलाइज ड्यूरिंग द ईयर फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द एक्सपेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज यू हैव नॉट द एनफ सफिशिएंट, जो आपके पास जो पैसा आया था ड्यूरिंग द ईयर में वो सफिशिएंट नहीं था, आपको खर्चे को ज्यादा करने थे, तो वो खर्चे आपको तब तक अलाउ नहीं होंगे जब तक आप कॉर्पस को रिक्रिएट नहीं कर ले। तो मतलब हमने दो चीज समझी कि हमारा लोन से अगर हमने कोई खर्चा किया है तो वो तब तक अलाउ नहीं होगा जब तक लोन को रिपे नहीं कर देते। लोन फिर से रिपे नहीं हो जाता तब तक वो कैरी फॉरवर्ड रहेगा। कॉर्पस के केस में भी कॉर्पस जब तक रिक्रिएट नहीं हो जाता, उसका जो भी डिपॉजिट कर रखा था या बैंक अकाउंट में था, फिक्स डिपॉजिट बना रखा था, वो तब तक हो नहीं जाता, तब तक वो आपको कैरी फॉरवर्ड रहेगा। तो ये बेसिकली हमने टोटल 4 चीज समझी जो कि हमारे एनजीओ वाले सेक्टर में होती हैं और एक नॉर्मल बिजनेस P&L में नहीं होती हैं। तो जब भी आप अपने फाइनेंशियल बना रहे हों, जब भी आप किसी से फाइनेंशियल बनवा रहे हों, तो आप उनसे ये क्वेश्चन अधिकार के साथ पूछें, क्योंकि ऑब्वियसली परेशानी केवल आपको होने वाली है अगर उनको उसकी नॉलेज नहीं होगी। तो फिफ्थ आपका पॉइंट आ जाता है कि अगर आपका 85% यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, जो कि हमने डिस्कस किया कि आपने खर्चे को किसी वजह से रीपे नहीं कर पाए थे, या आपको 31 मार्च को
कोई अमाउंट आई थी तो यूटिलाइज नहीं हुई, तो उसके लिए फिर आपके पास क्या ऑप्शन रहता है। तो फॉर्म नंबर 9A और 10 आपको फॉर्म नंबर 9A के अंदर डेफर कर सकते हैं 1 साल के लिए, 10 के अंदर आप 5 साल के लिए, अगर आपका कोई स्पेसिफिक पर्पज़ है, आपको यूनिवर्सिटी वगैरह सेटअप करना चाहते हैं तो उस तरह से आप यूटिलाइज कर उसको डेफर कर सकते हैं। तो ये हमारा टोटल 5 प्रोविज़न है जो बेसिकली आपको अपने फाइनेंशियल बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। छठी अगर बात करें तो 12A 80G का अगर आपका लाइसेंस वैलिड है तो आपको जो अपनी इनकम टैक्स की ऑडिट रिपोर्ट भरनी होती है वो रिटर्न से 1 महीने पहले भरनी होती है। तो अगर आप 1 महीने पहले उसको नहीं भर पाते हैं, सबमिट नहीं कर पाते हैं, तो आपके ऊपर 12A जो आपने एक्सपेंस क्लेम किया है उसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी और अथॉरिटी आपके ऊपर 115 TD इन्वोक कर देगी, जिसके अंदर आपको 60% का टैक्सेशन देना होता है। तो दोस्तों बेसिकली आपको ये भी ज़रूरी है कि आप समय रहते कंप्लाइंस करें, क्योंकि NGO जितना आप सोशल वर्क कर रहे हैं उसको फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप टाइम से कंप्लाइंस करें, सारी चीज़ों को समझें, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी काम करे परेशानी केवल आपको होने वाली है अगर वो उस पर कोई डिमांड आती है, कोई चीज़ आती है। और हमेशा अपना नफ़ा नुकसान अपने हिसाब से कैलकुलेट करते रहें। तो दोस्तों इस संबंध में अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मैं CA संजीव गोयल आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट मेरे को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।